अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स एमजीटी 111 का टॉपिक नंबर 41 to 45 तक कवर करवाने वाली हूँ फाइनल टर्म्स का। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब चैप्टर नंबर 41 का बेसिकली टाइटल है एवोल्यूशन प्लान 2। अब डेवोल्यूशन इसका बेसिकली पहले ओवरव्यू था, अब ओवरव्यू अगेन इसको देख लेते हैं। सो इसमें बेसिकली बात की गई है कि जो डेवोल्यूशन है वो इसमें इन्वॉल्व करता है आपका सेपरेट करना एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम योर जुडिशरी और रिसेंट्रलाइजिंग गवर्नमेंट ऑपरेशंस में। और उसके अलावा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रलाइज करता है पावर डिस्पाइट हैविंग प्रोविजंस और सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी इसमें ऐड किया गया। फर्दर ये कि प्रोविंसेस और डिपेंड करता है आपके फेडरल ट्रांसफर पर, मतलब 78% आपके रेवेन्यूज के अकॉर्डिंग ही वो डिपेंड करता है फेडरल ट्रांसफर्स के अकॉर्डिंग। अब फर्दर यहाँ बात की गई है एम्स ऑफ डेवोल्यूशन प्लान के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड, मतलब कि इंकरेज किया गया था यंग पॉलिटिशियंस को जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शंस में। सेकेंडली बात की गई है कि इंश्योर एम्पावर मार्जिनलाइज सिटीजन्स के बारे में, जो कि इंश्योर करते हैं कि वो एक्सेस टू पॉलिटिक्स फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स लाइक वुमेन्स, वर्कर्स और पीजेंट्स वगैरह। पीजेंट्स हमारे जो किसान हैं उनकी जो राइट्स है, उनकी जो पावर्स है, उनको भी एक्सेस मिला पॉलिटिक्स तक। फर्दर इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी की बात की गई, मतलब कि इसमें आप इन्हांस करते हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी को, जिसमें वो डिलीवर करते हैं प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, म्यूनसिपल सर्विसेज वगैरह सब चीज़ें इसमें ऐड की जाती है। फैसिलिटेट एक्सेस टू जस्टिस की बात करें तो इसमें आप इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंसेज फॉर योर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट, पुलिस फॉर द बेटर ह्यूमन राइट्स। सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात की गई है फर्दर इसमें। सो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो सेटअप है किसी भी अल्टरनेट डिस्प्यूट के रेजोल्यूशंस का मॉनिटर करने में, कोर्ट के कंडक्ट को या प्रमोट करने में, जस्टिस को इंश्योर करना, पॉलिसीज ऑफ योर अकाउंटेबिलिटीज को, इन सब चीज़ों को इसमें ऐड किया गया। फर्दर है कि एड्रेस करें एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवेंसेस को। कंप्राइज ऑफ इलेक्टेड इंडिविजुअल्स है, मतलब इसमें टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर और अदर प्रोफेशंस भी इसमें कंप्राइज है। उसके अलावा जो मॉनिटर वेरियस प्रोग्राम्स है वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं एट द लोकल लेवल। फर्दर बात की गई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। सो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात की गई, मतलब इसको डिवाइड किया गया था 10 to 13 डिपार्टमेंट्स में। और जो हर किसी का हेड था वो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, मतलब EDO है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है DCO, बेसिकली वो हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फर्दर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे, डिस्ट्रिक्ट निज़ाम था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे, DPO था, DCO जो कि शेयर करते हैं पावर्स को। ये सब चीज़ें इसमें बेसिकली ऐड की गई है, मतलब कि ये जो हमारे स्केल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी बातें यहाँ पे मतलब डिस्कस किया गया उनके बारे में। फर्दर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC की बात करें तो इसमें फिजिकल ट्रांसफर आता है, मतलब इसमें चेंज मतलब मेड किया जाता है फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स रिगार्डिंग डेवोल्यूशन और जो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सब चीज़ों में ये ऐड होता है। PFC जो डिटरमाइन करते हैं कि फिजिकल ट्रांसफर को लोकल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लोकल गवर्नमेंट जो है वो रेज करते हैं एडिशनल रेवेन्यूज को, और जो PFCs है वो मेक करते हैं कि व्हाट फॉर द सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन योर प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। फर्दर यहाँ बात की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सो अब इसमें एलिमिनेटेड सेकेंडरी एजुकेशन आता है, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ आता है, एग्रीकल्चर, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, उसके अलावा टाउन तहसील रिस्पॉन्सिबल आपकी म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए, जैसे कि आपके लोकल रोड्स हैं, स्ट्रीट्स है, वाटर सप्लाई सिस्टम है। उसके अलावा जो आपका सीवरेज सिस्टम है, वो जो आपकी सैनिटेशन है वो भी इसमें ऐड होती है। फर्दर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो हैंडल करती है स्मॉल स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो इसमें जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो कि बेसिकली अबॉलिश ऑफिसर्स हैं, जिनका काम ये होता है कि वो पावर को डिवाइड करें अमंग देयर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस में। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट निज़ाम आता है, DPO आता है, DCO आता है। उसके अलावा जो डिविजनल पावर है किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, उसके बारे में बात की गई है। और पॉलिसीज जो है उन्हें प्लान किया गया अंडर योर लाइक मैनेजमेंट और योर निज़ाम। फर्दर यहाँ पे जो बात की गई है उसका जो है यूनियन काउंसिल के बारे में बात की गई है, मतलब कि जो 25,000 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इलेक्टेड करती है, मतलब कि। और उसके अलावा जो न्यू जो आपके काउंसलर्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। जो यूनियन काउंसिल है वो कंपोजिशन जिसमें इंक्लूड करता है आपके डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर, जिसमें आपके मुस्लिम सीट्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं वुमेन्स के लिए, और सीट्स फॉर पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए होती है, मतलब जो वो भी बेसिकली कुछ रिजर्व होती है इसमें वुमेन्स। लाइक कि हमारे पास जितनी भी सीट्स हैं उसमें से कुछ वुमेन्स के लिए भी होती हैं, बाकी जो है वो मेंस के लिए भी है। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की भी सीट्स हमारी मतलब कि पार्लियामेंट में या हमारी असेंबली में होती हैं।
इसके बाद टॉपिक नंबर 42 की बात कर लें, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में। सो इसमें बेसिकली भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया है कि बेसिकली जो आपका पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो है क्या। इसको अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रोकल अरेंजमेंट है जो कि यूनियन काउंसिल के सर्व करता है एज अ फाउंडेशन के तौर पे, जिसमें आपके जो इलेक्ट्रोकल स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 टायर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट में काम करते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो 3 टायर्स इसका है। यूनियन काउंसिल कंपोज करते हैं 21 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, पर उसके अलावा जो निज़ाम और नैब निज़ाम है उसको इलेक्ट करते हैं एक जॉइंट टिकट के अकॉर्डिंग। इसमें 9 सीट्स होते हैं जो कि फर्दरली डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग योर मुस्लिम सीट्स। इसमें आपकी पीजेंट्स की सीट है, मतलब जो आपके किसान और वर्कर्स हैं उनकी है। और उसमें से कुछ सीट में मैंने पहले बताया कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए और कुछ वुमेन्स के लिए भी रिजर्व्ड है। फर्दर यहाँ जो बात की गई है उसमें ये बताया गया है कि जो आपके जो आपका निज़ाम है, जो आपकी काउंसिल का निज़ाम है, वो भी एक मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसमें आपके नैब नाज़िम भी होते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। और जो 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं वुमेंस के लिए किसी भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इनडायरेक्टली इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि जो 5% ऑफ डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं पीजेंट्स के लिए और वर्कर्स के लिए। मतलब इसमें सब चीज़ें यही बताई गई कि इस तरीके से मतलब कौन सी सीट्स किसके लिए कहाँ पे रिजर्व की गई है। डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो इसमें 33 सीट्स होती हैं वुमेन्स के लिए, और उसके अलावा जो है इसमें 5% जो वर्कर्स के लिए, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए होती हैं। उसके अलावा इसमें मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी बेटर क्वालिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तहरील रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली इसमें 33% ऑफ वुमेन्स है, 5% ऑफ वर्क प्रेजेंट है, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन या एक मैट्रिक या सेकेंडरी या उसके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फर्दर यूनियन काउंसिल फंक्शंस के बारे में बात की गई है। सो यहाँ पे जो म्यूनसिपल फंक्शंस पर सीवर जो सैनिटेशन आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, पब्लिक सेफ्टी है, हेल्थ है और एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स है, जस्टिस है, और उसके अलावा जो ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसमें आपका कंपोजिशन ऑफ टैक्स है, लोकल सिक्योरिटी सिस्टम है, क्रिएशन ऑफ सिटीजन लाइक और कम्युनिटी बोर्ड्स वगैरह आ सकते हैं इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में फर्दर यहाँ पे बात की गई है। सो इसमें जो है बेसिकली वो डिस्कस ये कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस हैं उनको 10 to 14 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। और इसमें DCOs हैं और उसके अलावा ADO हैं। उनको मतलब डिफरेंट किस्म के जो टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। उनके 3 ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉय जो कि असाइन करते हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को। फिजिकल रिफॉर्म्स का फर्दर यहाँ पे दिया गया है। फिजिकल रिफॉर्म्स आप बात करते हैं एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। सबको जो कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफाइन करते हैं फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। रिमेन करते हो आप इसमें फंक्शंस को लाइक वो एज्यूम करते हैं कि किस तरीके से आपके जो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो काम करेंगे। और उसके अलावा जो आपके सिग्निफिकेंट फंक्शन है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम प्रोविंशियल टू लोकल गवर्नमेंट्स। रेवेन्यू शेयरिंग की फर्दर यहाँ बात की गई है। सो रेवेन्यू शेयरिंग इन सेंस के इसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि इसमें अब जो फिजिकल इम्बैलेंस है बिटवीन योर अपर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि रिजॉल्व करता है थ्रू योर रेवेन्यू शेयरिंग। इसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन मतलब NFC की बात की जो कि डिटरमिन करता है आपके अप्रोप्रिएट रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट्स को थ्रू योर और लाइक बिटवीन योर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उसके बाद बात की गई है प्रोफेशनल लोकल ट्रांसफर्स के बारे में। सो इसमें अब डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो आपकी प्रोविजनल लोकल ट्रांसफर्स हैं उसमें कि लाइक जो आपका पूल है कोई भी मतलब जो प्रोविजनल डिविजिबल पूल है उसमें इंक्लूड होता है आपका ट्रांसफर फ्रॉम द फेडरल डिविजिबल पूल और स्ट्रेट ट्रांसफर फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल टैक्स रेवेन्यू वगैरह इसमें ऐड होते हैं। उसके अलावा जो ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट का वो बेस करते हुए द गैप बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू ट्रांसफर्स पे आता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो वीकनेसेस जो बेसिकली हैं वो अंडरमाइंस करते हैं प्रोविजनल ऑटोनॉमी को, वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आ सकता है आपका। और फर्दर ये कि जो आपका लाइक ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है वो इसमें ऐड हो सकता है। और उसके अलावा रोल ऑफ मेंबर्स भी आ सकता है। अब स्ट्रेंथ की बात कर लें तो
इसमें बात की गई है कि जो आप ये ब्रिंग करता है एक ब्यूरोक्रेसी अंडर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल में, एलिमिनेट करता है आपके अर्बन रूरल डिवीजन को, उसके अलावा फॉर्मूला बेस्ड डिवीजन जैसे किसी भी फाइनेंशियल रिसोर्स की और पॉलिटिकल लिंकेज वगैरह इसमें ऐड होती है, और लास्टली ऑटोनॉमी किसी भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव की। ओवरऑल ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 43 की तरफ चलें तो इसमें बात की गई है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मतलब NPM। अब इसमें जो है वो ट्रांजिशन है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेजमेंट। अब लास्ट डिकेड्स में जो टर्म थे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट उसको बेसिकली यूज किया जाता था इंटरचेंजेबली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इवॉल्व करती है इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और रिफ्लेक्ट करना एक शिफ्ट फ्रॉम द स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेशन से किसी भी डायमेनिक या रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट की तरफ आना। मतलब कि जो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इवॉल्व हुआ, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ फ्रॉम योर स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेशन टू डायमेनिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट की तरफ। अब ये जो NPM है बेसिकली ये मर्ज हुई थी 1980 में और 1990 के ड्यूरेशन में। एक मैनेजरियल अप्रोच है जिसका रिस्पॉन्स ये था कि उसमें बेसिकली कुछ लिमिटेशन थी और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल्स में। और फर्दर ये कि ड्रॉ करता है एक आइडिया जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो मोर एफिशिएंट और एम्फेसाइज करें, फोकस करने पे, अचीव करने पे अपने गोल्स को और अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में ज़्यादा वो एफिशिएंट हो। फर्दर यहाँ पे बात की गई है की पॉइंट्स ऑफ NPM के बारे में। सो अब इसमें बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि इसमें जो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, लाइक के जो शिफ्ट टेंशन है उनकी किसी भी चीज़ को अचीव करने के मतलब रिजल्ट को अचीव करने के लिए वो एक फोकस होना चाहिए अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मैनेजर्स पे। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो मूव अवे करें फ्रॉम योर क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी और एम्फेसाइज करें फ्लेक्सिबिलिटीज को इन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल और एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में। क्लियर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो सेट करते हैं क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल ऑब्जेक्टिव फॉर मेजरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटीज। पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की बात कर लें तो उसमें स्टाफ सीनियर लाइक मोर लाइकली भी पॉलिटिकल कमिटेड होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के साथ। और उसके अलावा मार्केट टेस्ट जो इसमें गवर्नमेंट फंक्शन जो है सब्जेक्ट करती है मार्केट टेस्ट को, जैसे कि इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और प्रिविलाइजेशन आपकी इसमें ऐड होती है। फर्दर अब यहाँ बात की गई स्ट्रेटजीज के बारे में। तो अब इसमें आप इस्टेब्लिश करते हो ऑब्जेक्टिव्स को, लाइक आपकी प्रायोरिटीज को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और इसमें आप डिवाइजिंग करते हो ऑपरेशनल प्लान हो ताकि आप अचीव कर सको डिफरेंट किस्म के अपने ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद बात की गई मैनेजिंग इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में। सो जो यहाँ पर डिस्कस किया गया वो ये कि ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ को इस्टेब्लिश करना, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना, राइट पीपल्स को फॉर देयर राइट जॉब्स, डायरेक्टिंग पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम आता है इसमें। उसके अलावा इसमें आप कंट्रोल करते हैं परफॉर्मेंसेस को थ्रू योर वेरियस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। और लास्ट पे जो बात की गई है वो ये कि मैनेजिंग एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। अब इसमें आप डील करते हैं विद योर इंटरनल यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके सब्जेक्ट ना वो कॉमन अथॉरिटीज हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप डील करते हैं विद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रस्ट ग्रुप और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ। इसमें आप डील करते हो प्रेस और पब्लिक जो कि अप्रूवल देते हैं किसी भी रिक्वायर्ड चीज़ की। और उसके बाद इसमें मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। सो अब इसमें जो है बेसिकली होता है ये कि जो मैनेजमेंट है वो इम्प्लाइज करती है टेकिंग थिंग्स इन हैंड्स, और उसके अलावा सजेस्ट करती है आपकी फ्रेमनेस को और एफिशिएंसी को। इसमें इन्वॉल्व होता है आपका ग्रेटर कंट्रोल ओवर डिटर्मिनिंग गोल और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज वगैरह इसमें इंक्लूड हैं आपके रिजल्ट को अचीव करने के लिए। फर्दर बात की गई बिगिनिंग ऑफ मैनेजमेंट अप्रोचेस के बारे में। अब इसमें कुछ लिटिल डिफरेंस है मैनेजमेंट में, स्ट्रक्चर में और स्टाइल्स में जो कि प्राइवेट और पब्लिक मैनेजमेंट में था अंटिल द 1950s टू 1960s में। अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं ब्यूरोक्रेटिक किस्म की, लाइक इसमें रिजिडिटी है जो कि एक एविडेंट है प्राइवेट सेक्टर्स में। उसके अलावा इसमें रियलाइजेशन का एक प्रोसेस है कि लीड कर रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिसमें आप अपने जॉब का रिजल्ट है उससे अचीव कर रहे हो। फर्दर यहाँ बात की गई है रिफॉर्म एंड मैनेजमेंट स्टाइल चेंजेस के बारे में। सो अब इसमें जो डिस्कशन की गई है वो सिर्फ यही है कि लाइक किसमें किस तरीके से आपको मोमेंटम्स गेन करने हैं इन योर पब्लिक सेक्टर। और 1968 में जो फुलटन रिपोर्ट आई थी यूके में उसका मतलब क्या पर्पस था। फर्दर ये कि इसका जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है जो कि लीड अप करता है आपके रिकमेंडेशंस को फॉर योर ओपनिंग अप द सिस्टम, और एम्प्लॉइंग आउटसाइडर्स एंड रिमूव करना आपके रिजिड हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एंड रिफॉर्म को डेवलप करना कंट्रीज का क्वेश्चंस वेदर द पब्लिक सर्विसेज में जो मैनेजमेंट है उसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज देखना, कैपेसिटीज देखना, डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को मीट अप करना।
ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। चैप्टर नंबर 44 की तरफ आ जाएं तो इसमें बात की गई है मैनेजरियल प्रोग्राम एजेंडा 1। अब इसके कुछ रीजंस हैं रिफॉर्म्स के डेवलप कंट्रीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात की गई है वो ये कि इसमें रिसोर्स कॉन्सेंट्रेट्स आते हैं। अब जो रिसोर्स कॉन्सेंट्रेट्स हैं आपके, उसमें ये कि सर्व करते हैं रिसोर्स कॉन्सेंट्रेट लाइक एक टास्क रेवेन्यू है जो कि डिक्लाइन किया जाता है और लीड किया जाता है एक डिमांड फॉर मोर सर्विसेज विद द फ्यूअर स्टाफ। सेकेंडली बात की गई है पॉलिटिकल लीडरशिप की, जिसमें कि आपके रिफॉर्म्स हैं वो जो कि इनिशिएट की गई थी बाय पॉलिटिकल लीडरशिप चेंजेस इन द कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में ड्यूरिंग द 17th and 18th। देन यहाँ पे बात की गई है इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, जिसमें कि आपका एक लिंक है जो कि इम्प्रूव करता है पब्लिक सेक्टर्स के मैनेजमेंट को, रिस्ट्रक्चरिंग को जो कि नेशनल इकोनॉमी में बनाई जाती है ड्यूरिंग योर डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स। लार्ज एंड अनएफिशिएंट गवर्नमेंट्स जो कि प्रिजीव करती है इनएफिशिएंसीज को टू द लार्ज साइज ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रमोट करती है नीड फॉर रिडक्शंस को, और वेलफेयर प्रोग्राम्स जो इसकी बात की गई, मतलब कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। मतलब कि यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंसेस बेस करती हैं जो कि पे करती हैं इनकरेज बेटर परफॉर्मेंसेस पर, उसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ एट डिसीजन मेकिंग में, रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोल बट ऑपोजिशन ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट्स आते हैं। उसके अलावा इसमें जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको एम्फोसाइज करते हैं। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट आउट सर्विसेज हैं जिससे वो रिड्यूस करती हैं साइज ऑफ गवर्नमेंट को, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं यहाँ पे। फर्दर भी इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जैसे एडिशनल गोल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द मैसी है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं लाइक कि जो आपका अनसेंसर्ड यूज ऑफ द रोल ऑफ स्टेट, अब इसमें एनहांस करते हैं आपके रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स को, फैसिलिटेट करते हैं आपके एंटरप्रेन्योरल स्किल्स लाइक इनकरेज करें एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज और सोसाइटी में प्रिवेंट करना फ्यूचर एक्सेम्पशंस को, इसलिए आप अवॉइड करते हैं एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स को और वेलफेयर डिमांडिंग पॉलिटिशियंस को। डीपॉलिसाइज पॉलिसी डिसीजंस है जो कि इंटरेस्ट करता है इकोनॉमी की पॉलिसी डिसीजंस वगैरह को, सब चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। मतलब कि इट्स नॉट मोर देन इम्पोर्टेंट बट इट्स लाइक के वो एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको ओवरऑल चीज़ों का, मतलब कि किस तरीके से थ्योरीज वगैरह जो थी वो बनाएगी मैनेजमेंट को लेके। फर्दर यहाँ पे 7 पॉइंट्स की बात की गई है, 7 मेन पॉइंट्स एनपीएम के। फर्स्ट ऑफ ऑल है हैंड ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है अपने मैनेजर्स के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। सेकेंडली यहाँ बात की गई है एक्सप्रेट स्टैंडर्ड एंड मेयर्स की, इसमें फोकस करते हो ऑन योर आउटपुट्स और जो आपके आउटकम्स हैं जो कंसिडर करते हैं आपकी इनपुट के अकॉर्डिंग। थर्डली बात कर रहे हो आप यहाँ पे ग्रेडेड एम्फेसिस ऑफ आउटपुट कंट्रोल, इसमें आप शिफ्ट करते हो टू योर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम। और लास्ट जो फोर्थ वन है इसमें शिफ्ट टू डिसग्रेगेशन है, जिसमें कि आप स्प्लिट करते हो लार्ज डिपार्टमेंट्स को इंटू स्मॉलर एजेंसीज, फोकस करते हैं आप अपने स्पेसिफिक फंक्शंस पर। इसमें आप शिफ्ट ग्रेटर करते हो कंपटीशन, जिसमें आप इंट्रोड्यूस करवाते हो स्पेसिफिक कंपटीशन फॉर योर गवर्नमेंट सर्विसेज और टू कट कॉस्ट। ओवरऑल ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 45 की तरफ चलें तो इसमें डिस्कस किया गया मैनेजरियल प्रोग्राम एजेंडा 2 के बारे में। अब इसमें भी कुछ पार्ट्स है जो 2 पार्ट्स के रहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसमें स्ट्रेस ऑन प्राइवेट सेक्टर स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। इसमें आपका जो स्टाफ है वो चेंज करता है टू द बेटर फिट स्टाफ टू ऑफ देयर पोजीशंस। अप्रेजल और आपका जो मेरिट पे है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उसके अलावा आप एम्फेसाइज करते हो शॉर्ट टर्म जो आपकी शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट्स है बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड टर्मिनेशंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ के लिए। और जो पॉइंट नंबर 7 उसमें डिस्कस किया गया है कि डिसिप्लिन एंड प्रिजनरी इन रिसोर्स यूजेस। अब इसमें आप इंक्रीज करते हो अटेंशन टू द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें आप कटिंग कोस्ट करते हो, डायरेक्ट करते हो रिसोर्सेज को, जिसमें आप एम्फेसाइज करते हो प्रोग्राम्स को सस्टेन करने में डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को थ्योरी ड्राइवन की गई है। मतलब इसमें इकोनॉमिक और प्राइवेट मैनेजमेंट बायसेस भी आती हैं। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में फर्दर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो बात की गई है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज के जो क्रिटिसिज्म्स है उसके बारे में बात की गई, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी और सेपरेशन है बिटवीन पॉलिटिशियन और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके बारे में, मतलब कि जो ट्रेडिशनल बेसिस है उसके ऊपर
ये सब चीज़ें जो आपकी बेस करती है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है आपकी एनपीएम वो बेस करती है, लाइक जो आपकी इकोनॉमिक्स और जो प्राइवेट मैनेजमेंट है वो मेन थ्योरेटिकल बेसिस है इन सब चीज़ों के। फर्दर ये जो मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है आपके यूजिंग रिसोर्सेज जिसमें आप अचीव करते हो डिफाइन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, की असम्पशंस है इकोनॉमिक में जो कि रैशनैलिटी और प्रेफरेंसेस के तौर पे भी यूज़ की गई है। उसके अलावा इन्फ्लुएंस करता है आपकी इसमें इकोनॉमिक थिंकिंग ऑन योर गवर्नमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। क्रिटिक और मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक बेसिस क्रिटिक्स है, मतलब जो आपका क्रिटिसिज्म है किसी भी इकोनॉमिक एजम्पशंस का, क्वेश्चनिंग का रैशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स पे, और जो आपकी एप्लीकेशन है किसी भी कंज्यूमर बिहेवियर और लॉस की उसको आप ऐड कर सकते हो। बेसिस इन प्राइवेट मैनेजमेंट क्रिटिक की बात की गई, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर मॉडल्स है वो भी रेलेवेंट होता है आपके पब्लिक सेक्टर्स के डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव और डिफिकल्टी ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। फर्दर यहाँ बात की गई है न्यू टेलरिज्म के बारे में। सो न्यू टेलरिज्म बेसिकली यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये मार्जिनलिज्म क्रिटिसाइज कर रहा है एफडब्ल्यू टेलर के एफिशिएंसी आइडियाज को नेग्लेक्ट कर रहा है ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज को। पॉलिटाइजेशन की टेक्स की बात की गई है फर्दर। सो इसमें आपके चेंज इन पब्लिक सर्विसेज आता है जो कि व्यू करता है आपकी पॉलिटिसाइजिंग को, आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेडिशनल्स को, न्यूट्रलिटी को, और इम्पार्शियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी। रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी क्रिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन योर पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जिसमें जो आपका कंसर्न है अबाउट डाइल्यूटेड अकाउंटेबिलिटी ये ऐड होता है। और उसके बाद जो बात की गई है हमारे पास पॉइंट नंबर 6 में इम्प्लीमेंटेशंस की। सो इसमें जो क्रिटिक्स की इम्प्लीमेंटेशन है उन पर फोकस किया जाता है, लाइक जो आपके एनपीएम है वो फोकस करता है कि आपका जो टॉप लेवल स्ट्रेटजी और जो बजटिंग है वो किस तरीके से काम कर रही है, किसी किस पे फोकस कर रही है, और जो उसमें नेग्लेक्ट लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे काम कर रही है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, और एक लास्ट पे जो बात की गई है यहाँ पे अनक्लियर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें बेसिकली लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ एनपीएम कॉन्सेप्ट है, मतलब कि प्रॉपर एक डेफिनेशन एनपीएम की अभी तक आई ही नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्रिटिसिज्मेंट है, और उसके अलावा जो है वो लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा जो एक स्पेसिफिकेशन है वो अभी भी एक अनक्लियर है। ओवरऑल देख लें तो इसमें जो लास्ट में कंक्लूजन इसकी दी गई बेसिकली उसमें डिस्कस किया ये गया है कि ओवरऑल जो था ये एनपीएम रेस करता है एक वैलिड पॉइंट को, बट द रियल टेस्ट इज एक्चुअली परफॉर्मेंस है। फर्दर ये डिसेंट्रलाइज करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, किसी भी अकाउंटेबिलिटी को फॉर योर एनपीएम जो कि ऑब्जर्व करती है इसकी इम्पैक्ट्स को, उसके जो परफॉर्मेंसेज है उसके बारे में। फर्दर रोल ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है मैंने। सो अब रोल ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली बात ही हो रही है कि इसमें आप क्वेश्चन करते हो अबाउट योर रोल ऑफ गवर्नमेंट जो कि राइज होता है ड्यू टू योर इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग प्रेशर। उसके अलावा इसमें आपके चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट आते हैं अंडर योर मार्केट प्रेशर और कमर्शलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, जिसमें आप प्रमोट करते हैं क्वेश्चन को, उसकी करेक्टनेस वगैरह को। और सब चीज़ें बात की गई। अगर हम इसके कोर्स कवरेज की बात कर लें सो ओवरऑल हमने 45 लेक्चर्स कवर किए थे, इसके जो कुछ पहले कर चुकी हूँ और कुछ अब किए। सो इस कोर्स में आपने कॉन्सेप्ट देना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड डेफिनेशन द सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इसमें आता है। इसके अलावा इसमें जो इन्वॉल्व है वो टॉपिक्स ने वो आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर फंक्शंस है, पब्लिक फाइनेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटीज है, मैनेजरल स्किल्स आती हैं इसमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट्स है। उसके अलावा चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी इसमें ऐड है। सो जो नोट्स के लिए अगर